सभी को नमस्कार। कैसे हैं हम सब लोग भाई। हम डी लेटर में एक एक करके वर्ड्स को देख रहे हैं और अभी तक 90% हमारा लेटर डी हो चुका है और कुछ वोकैब की वीडियो जो डी में है वो हमें अभी करनी है। मतलब एक दो वर्ड्स हैं जो छूट रहे हैं। इन वर्ड्स को कवर करते ही हम ये कह पाएंगे कि भाई डी लेटर हमारा पूरा हो गया। ठीक है, अब डी लेटर में जो भी कोई वर्ड मिलेगा आपको, जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो इन वर्ड्स में से होगा। काफ़ी लंबा लेटर है ये भी अपने आप में, तो हम एक एक करके वर्ड्स को कर रहे हैं। जितने हमने कवर कर लिए हैं तो वो सारे वर्ड्स आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि आने वाला टाइम है आपका मार्च का, जो स्टेनोग्राफर आ रहा या सीजीएल आ रहा है आपका या सीपीओ, जो भी एग्ज़ाम बैंक का हुआ या एनडीए सीडीए, जिसमें भी आपको वोकैब के लिहाज से बैठना है कि साहब वोकैब मुझे आनी चाहिए, तो फिर वो एग्ज़ाम आप बेखौफ होकर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा अगले वर्ड पे आ रहे हैं हम, और बहुत अच्छा वर्ड है ये। और देखिए, जब तक वर्ड को आप यूज़ ना कर पाओ, until you use the word in your social life, until you just socialize this word, तो आप कैसे मतलब उस शब्द को याद रख पाओगे। कोई भी हम बात करते हैं, कोई भी चीज़ हम करते हैं, जितना एक्सपीरियंस कर लेते हैं चीज़ों को, वही एक स्टेबल मेमोरी बन पाती है हमारी। ओके, तो अगर आप किसी भी चीज़ को जी लेते हो, मतलब उस चीज़ को महसूस कर लेते हो एक बार या एक्सपीरियंस कर लेते हो, तो दैट इज़ लेफ्ट इन योर होल बॉडी। आई मीन हर जगह वो कोशिकाओं में आपकी वो सेव हो जाती है। मेरी तो ऐसी सोच है कि साहब ऐसा होता है, तो आपकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हाँ, वोकैब को अगर यही तरीका आप आजमाते हो तो अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो अभी जो पेपर हुए हैं, बच्चों ने बताया है मुझे कि वोकैब बहुत अच्छी उनकी हुई है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी वोकैब इस तरह अच्छी होती रहे। और बाकी हम अगले पोर्शन पे फोकस करेंगे, दैट इज़ योर ग्रामर पोर्शन। आई मीन ग्रामेटिकल सेंस में हम बात करें तो एरर हो गई आपकी, या इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए, या कंडीशनल सेंटेंस हो गए। कंडीशनल सेंटेंस में आपके सेमी कंडीशनल हो गए, क्लोज कंडीशनल हो गए, ओपन कंडीशनल हो गए, है ना। ये मूड के क्वेश्चंस होते हैं। दीज आर द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जाम डे, है ना। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज क्वेश्चंस व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रामेटिकल सेंस डे, सो we have to go for that also, but before that we have to complete this section, that is your vocabulary section. So vocabulary section की अगर बात करें तो हम we are just going letter wise, like A B C D and that. तो कोई भी लेटर आप कभी भी शुरू कर सकते हो। जैसे कि आपने शुरू कर दिया A, तो A को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आप कोई भी लेटर स्टार्ट कर सकते हो। Z कर सकते हो, Z कर सकते हो, H कर सकते हो, F कर सकते हो, M कर सकते हो, विच एवर जो भी आप जाते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, बट आई जस्ट स्टार्ट इट कंसीडरिंग दैट दीज आर द लेसन्स। ये सब एक तरह से लेसन्स के तौर पर मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि ए लेसन हो गया, एक आपका पार्ट हो गया, एक तरह का चैप्टर हो गया ए, तो चैप्टर वाइज मैं डील करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले वर्ड पे आ रहे हैं हम। और आने वाले टाइम में आपके स्टेनोग्राफर, ये बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए वोकैब बहुत ज़रूरी है। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, वर्ड को इस्तेमाल कीजिएगा। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको उस शब्द को लेकर वो संजीदगी नहीं आएगी, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। हमेशा शब्दों से आपकी वही रहेंगी, एक नाराज़गी रहेगी, रटने पड़ेंगे। सो चलो करते हैं, ठीक है। और वर्ड्स को लेकर भैया सजग रहना, क्योंकि कोई भी वर्ड पूछा जा सकता है एग्जाम में और बहुत सारी संख्या है वर्ड्स की। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे हैं और एक एक करके वर्ड को करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डोल ड्रम्स। डोल ड्रम्स, DOLDRUMS। इस वर्ड की अगर बात की जाए बच्चों, पहले तो देखो वर्ड में होता क्या है। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट द कैटेगरी ऑफ द वर्ड फर्स्ट। हमें करना क्या है, दिस इज द वर्ड दैट इज गिवन टू अस, व्हाट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट, वी हैव टू फाइंड द कैटेगरी ऑफ दिस वर्ड हियर। Until we find the category of this word, we cannot use this word in the sentence they, So what do you have to do first? We have to find the category or the class or the part of speech of the word that we are asked actually. हमसे जो पूछा जाता है हम उसके बारे में पहले उसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं। There are so many aspects we can get it by, like हम अगर बात करें कि साहब जिन शब्दों में एस आ रहा है,
तो जनरली दोज आर नाउन्स, वो नाउन होते हैं। अगर नाउन होते हैं तो फिर ये कैटेगरी नाउन हो जाती है, तो हम इसे नाउन मान लेते हैं। अच्छा, जब तक शब्द को किसी भी सेंटेंस में प्रयोग ना कर लिया जाए, किसी भी सेंटेंस में जब तक किसी शब्द को यूज ना कर लिया जाए, यू कैन नॉट डिफाइन द कैटेगरी ऑफ द वर्ड, यू नो। मैं इसे कैसे बताऊं इस बात को? मान लो मैं ही हूं, अब मैं आपको टीच कर रहा हूं। इफ आई एम टीचिंग यू पीपल, सो व्हाट आई एम बीइंग कॉल्ड? आई एम बीइंग कॉल्ड टीचर, यू नो। सो मुझे आप टीचर कहोगे। सो अगर मैं बात कहूं कि मैं मान लीजिएगा किसानी कर रहा हूं, फार्मिंग कर रहा हूं, सपोज आई एम इन field and I'm just doing something like the farmers do. So मैं क्या कहलाऊंगा? I will be called a farmer, you know. So मैं farmer कहलाऊंगा. If I'm doing something like I'm driving a car, you know, and I will do this in a professional manner, so I would be called a driver. So these are something we have to focus on, you know. अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, keeping that in one's mind, one is calling that person a farmer, a driver and so on, you know. तो वो उस हिसाब से उसको बुला रहा है। लेकिन बंदा कहा किस हिसाब से जा रहा है? क्योंकि वो जिस काम को कर रहा है, वो इस दुनिया में जो काम कर रहा है उसके नाम, उस हिसाब से उसका नाम पढ़ रहा है। मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा नाम टीचर पढ़ रहा है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो ड्राइवर पढ़ रहा है। मैं किसानी कर रहा हूँ तो किसान पढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो मेरा नाम क्या पड़ेगा? तो कुछ नहीं पड़ेगा भाई, निठल्ला कहेंगे आप मुझे, कोई नाम ही नहीं हुआ है। तो हम जब किसी का नाम रखते हैं तो उसका काम देखते हैं। काम कहाँ देखा जाता है? सोशल लाइफ में देखा जाता है। तो हम शब्द को किस तरह से यूज कर रहे हैं सोशल लाइफ में, दैट यूसेज विल गिव अस द नेम ऑफ और द कैटेगरी और द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड, यू नो। सो जब तक हम उसे यूज ना कर लें, until we use that word in our social life, in our practical life, we cannot call that word that is noun, that is verb. We cannot call that, you know. So what you have to do first is we have to focus on the function of the word first in the sentence. So हमें function पे डिपेंड करना है, कोशिश करनी है उसको हम देखें। तो जब तक नहीं देख लेते we cannot call कि वो फंक्शन, वो वर्ड आपका कैटेगरी वाइज वो क्या। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम ये देखते हैं कि कोई वर्ड हमने देखा ही होता है कि साहब ये फंक्शन यही करता है आज तक, तो हम उसका बाय डिफॉल्ट एक नाम रख देते हैं कि ये नाउन है। अब वो किसी सेंटेंस में कोई और काम कर रहा है तो वहां पे हम एक फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए हम उसे कह देते हैं कि साहब ये वर्ब भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि दैट इज that person that came in my village। ये मान लीजिए सेंटेंस लिख दिया मैंने, दैट इज दैट पर्सन, वो पर्सन है जो मेरे गांव आया। तो दैट यहां देखिएगा, दैट यहां देखिएगा, दैट यहां देखिएगा। तो ये दैट कई तरह के फंक्शन कर रहा है। मीनिंग वाइज स्पेलिंग वाइज सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। स्पेलिंग वाइज सेम है, फंक्शन अलग अलग है। बॉडीली वाइज तो मैं भी सब इंसान जैसे ही हूं, लेकिन मेरे फंक्शन अलग है। तो मुझे टीचर क्यों कहा जा रहा है भाई? समझने वाली बात है कि नहीं है? कोई आदमी मेरी जैसे आंख नाक वाला है, हाथ पैर उसके भी हैं, तो वो ही क्यों नहीं पुकारा जा रहा जो मैं हूं? देखने में तो सेम लग रहा है वो, लेकिन वो नहीं पुकारा जा सकता क्योंकि उसका फंक्शन वो नहीं है। मान लीजिए अपने पिताजी के सामने खड़ा हो जाता हूं तो मैं बेटा हूं, भाई के सामने खड़ा होता हूं भाई हूं, किसी और के सामने खड़ा जाता हूं तो उस तरह का रिलेशन तैयार हो जाता है। तो हर चीज का एक फंक्शन होता है। इंसान का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, उसके फंक्शन के हिसाब से उसका नाम होता है। शब्द में अगर तुमसे कह दूं बताओ क्या है, तो तुम नहीं बता सकते क्या है। तुम क्या कहोगे? साहब हमें पता ही नहीं। मतलब अगर शब्द को मैं पूछूं बताओ ये क्या है, तुम कहो मुझे नहीं पता, यही मेरा आंसर है। तो मेरे नजर में तुम इंटेलिजेंट हो। लेकिन तुम ये कह देते हो ये प्रोनाउन है, ये साहब एडजेक्टिव है, ये साहब कंजंक्शन है। तुमने जैसी एक बात शुरू कर दी कि साहब ये प्रोनाउन है, मैं कहूंगा ये प्रोनाउन तो नहीं है, तो मेरी नजर में तुम गिर जाओगे। तो प्लीज हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सा शब्द नाउन कैसा फंक्शन कर रहा है। मैं आपसे कहता हूं ओपन द गेट, मान लीजिए एक बात कहता हूं ओपन द गेट, तो इसका क्या मतलब है? दरवाजे को खोलो। तो यहां पर ये एक्शन है यानी कि खोलना,
एक्शन यहां पर कर रहा है, लेकिन एक सेंटेंस और लिखता हूं, द गेट इज ओपन, इसका मतलब है दरवाजा खुला है। यहां पे तो खोलने को नहीं कह रहा, खोलने को नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। यहां पर ये प्रोनाउन है, यहां पर ये एडजेक्टिव है, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि एक तरह का कंजंक्शन भी है। मतलब कंजंक्शन कह रहा हूं मैं, दैट इज दैट पर्सन दैट केम। अब ये जो अपना इतना हिस्सा है, दैट इज दैट पर्सन, तो ये आप देखिएगा दैट क्या काम कर रहा है, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, और यहां पर दैट एक तरह का रिलेटिव प्रोनाउन भी है। मतलब एक वर्ड कई फंक्शन कर रहा है। तो आप प्लीज ध्यान रखना कि कोई भी वर्ड कई फंक्शन कर सकता है, बशर्ते उसके फंक्शन हमें देखने होंगे, और देखने के बाद हमें ये जज करना पड़ेगा कि ये फंक्शन ये कर रहा, तो ये कहलाता है ग्रामर में, उसी के हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरेट हो जाता है। तो ये जो वर्ड है बच्चों, ये नाउन है, क्योंकि ऐसा आ रहा, तो ये बाय डिफॉल्ट हमने ले लिया, क्योंकि हमने अभी तक यूज नहीं किया है। हालांकि मैं गलत कहलाया जाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने कैसे लिख दिया, जैसे मैंने आपको खुद सिखा रहा हूं मैं, भाई मैं आपसे कहता हूं, एक वर्ड दे देता हूं मैं, ही गोट। अब ही गोट माने बकरा होता है? तो ही तुमने सुना है प्रोनाउन, तो ये तो फिर प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन प्रोनाउन है नहीं, क्योंकि ही गोट को स्पेसिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसका मॉडिफिकेशन दे रहा है कि किस तरह का गोट है, जेंडर वाइज आपको मॉडिफाई कर रहा है। जब जेंडर वाइज आपको मॉडिफाई कर रहा है यानी कि गोट को, तो ये एक तरह से मॉडिफायर हो गया। और जितने भी मॉडिफायर होते हैं या क्लासिफायर होते हैं, वो ये क्लास को बता रहा है, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जितने भी क्लासिफायर हो गए, मॉडिफायर हो गए, ये एक तरह का एडजेक्टिव का काम करते हैं। लेकिन वैसे कहूं, जैसे ही इज गुड, तो यहां पर ही किसी को कहा जा रहा है, तो ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। तो आप प्लीज ध्यान रखना कि कोई भी वर्ड जब तक वो फंक्शन ना कर जाए किसी वाक्य में, यू कैन नॉट क्लेम दैट वर्ड इज दैट काइंड ऑफ दैट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट वर्ड इज दैट पार्ट ऑफ स्पीच, यू कैन नॉट क्लेम दैट। तो आप नहीं दावा कर सकते इस चीज का। तो हम फिर भी इस वर्ड को बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं कि नाउन है, क्योंकि हमने इसे जब भी किसी वाक्य में देखा होगा वो ऐसे ही पाया था, तो हम अपने उस एक्सपीरियंस के हिसाब से इसका बाय डिफॉल्ट कुछ नाम रखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ मीनिंग पे आते हैं बच्चों। मीनिंग है, पहले तो अगर मैं इसका देखूं कि मीनिंग आया कैसे, देखिए डोल, ये इसका मतलब है कहीं ना कहीं डल से बच्चों, डल। अच्छा, ड्रम्स, जो ड्रम्स में ये जो आपका रम्स आ रहा है, ये आया है आपका टेंट्रम से, टेंट्रम्स। तो मैं इसको पहले उधर वाला मिटा देता हूं, टेंट्रम्स। अब एक चीज ध्यान रखना आप कि डल का मतलब क्या होता है। जनरली डल का मतलब होता है या तो सुस्त या मूर्खता को बताने वाला ये वर्ड है। सुस्त यानी कि सुस्ती या मूर्खता को बताने वाला वर्ड है ये। सुस्ती को बताएगा या मूर्खता को बताएगा। अब जब ये सुस्ती को बता रहा होगा तो इसी डोल से इंग्लिश में कुछ वर्ड बनेंगे आपके। पहला बनेगा डोलफुल। ये वर्ड बड़ा फेमस है, इसे अभी देखते हैं हम, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो डोलड्रम्स का मतलब होगा टेंट्रम्स। टेंट्रम्स में जो रम्स आ रहा है ये हमने उठा के वहां रखा और डोल यहां रखा और एक नया वर्ड हमने जनरेट कर दिया अपनी तरफ से डी लगाकर। यानी इंग्लिश में क्या होता है, जब भी कोई वर्ड बनाते हैं तो कुछ लेटर एक्स्ट्रा जोड़कर उस वर्ड को नया रूप देने की कोशिश की जाती है। तो टेंट्रम्स की अगर बात करें तो टेंट्रम्स जो है उसकी हिंदी मतलब मीनिंग हम देखते हैं नखरे। नखरे, नखरे यानी कि एक तरह का एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस, यानी कि आपके फेस का एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि तो एक तरह से नखरा, जैसे कहते हैं नखरे दिखा रहा, हाँ नखरे दिखा रहा बड़े, हाँ अबे हमारे क्या नखरे दिखा, हाँ। तो नखरे दिखाने का मतलब होता है कि किसी को आप थ्रो करते हो, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं ना, जैसे टू थ्रो द टेंट्रम्स एक ईडियम सी बन जाती है, टू थ्रो द टेंट्रम्स, ये एक ईडियम बन जाती है। इसका मतलब होता है नखरे दिखाना, नखरे दिखाना।
तो कहते हैं जा 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 नखरे मत दिखा। तो अच्छा हाँ तो मतलब इसमें क्या बात हो गई? अबे तो हमें क्यों नखरे क्यों दिखा रहा तू? हमें क्यों नखरे दिखा रहा है? हमने क्या कर ला? देख, हमें आज के बाद डोंट शो या डोंट थ्रो द टेंट्रम्स, है ना। तो टेंट्रम्स का मतलब होता है नखरेबाजी। जैसे कि टेंट्रम्स होते हैं ना, कि झुंझलाहट होती है शरीर में, चेहरे में, उसको भी टेंट्रम्स कह देते हैं। तो नखरे को हम टेंट्रम्स कह देते हैं। अब इसमें से ये उठा दिया और ये उठा, तो डल का मतलब सुस्ती या मूर्खता से, टेंट का मतलब हो गया, और टेंट्रम्स में से रम्स आ गया, यानी कि सुस्ती वाला कुछ एक्सप्रेशन है, नखरा है एक तरह का, यूं समझिएगा आप। अब इसका जो मीनिंग बन के आएगा, तो ये मीनिंग वो मीनिंग होगा जो इंसान के चेहरे का वो भाव है जिसमें कहीं ना कहीं डलनेस आ गई है, यानी कि सुस्ती आ गई है, सुस्तपन आ गया है एक्सप्रेशन में। अब इसको हम पहले मीनिंग लेते हैं इसका, फिर इसके सिनोनिम लेते हैं, और फिर इसका एक यूसेज लेंगे। उसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई ओ यार ये था शब्द, हाँ रटे फिरे घूम रहे हैं। तो वो स्थिति तक आने के लिए हम करते हैं पहले इसके कुछ मीनिंग्स और कुछ सिनोनिम्स। चलिए भाई, इस वाली चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इससे एक मीनिंग जनरेट हो जाएगा, तो वो मीनिंग ही मेन होगा। ये तो आपने लिख लिया होगा, इसे लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं वापस अपनी बात पे आ रहा हूँ। तो एक मीनिंग जनरेट होगा कि ऐसा एक एक्सप्रेशन चेहरे का जिसमें सुस्ती है, चेहरे का ऐसा एक्सप्रेशन। चेहरे का एक्सप्रेशन मतलब एक तरह का, जैसे मैं कहूं, भाव, काउंटेनेंस, इस तरह की एक जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा, दैट इज कॉल्ड दिस, आई मीन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, let's talk about the meaning of this word by just deducing the meaning which we talked about, you know. So आते हैं उस वर्ड पे, चलेगा, मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या जाएगा? विषाद। विषाद आपको मैं बताऊंगा अभी किसे कहते हैं। विष सा भरा हुआ है माइंड में या दिमाग में, चेहरे पर, विषाद, या एक तरह का कहीं ना कहीं एक उदासी है, हाँ उदासी, या एक तरह की मंदी है। मंद है। मंद का मतलब सुस्ती से होता है, मंद पड़ गया मामला, मंदी आ गई। अब इसका एक इंग्लिश के हिसाब से मीनिंग ले लेता हूं। अ स्टेट ऑफ, मतलब ऐसी अवस्था जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा, हल्कापन आ गया, सुस्ती आ गई, ढीलापन आ गया, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, द स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। आई स्टेट ऑफ, स्टेट कह सकता हूं या पीरियड कह सकता हूं, ये और पीरियड भी लिख सकते हो आप। आई स्टेट और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और इनएक्शन और डिप्रेशन, यानी कि स्टेट ऑफ और पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी और इनएक्शन और डिप्रेशन, ये इसका एक तरह का मीनिंग हो गया। मीनिंग इन द सेंस कि स्टेट माने अवस्था, पीरियड माने समय काल, इनएक्टिविटी की वो समय या इनएक्टिविटी की वो अवस्था, या इनएक्शन की वो अवस्था, या विषाद की कोई अवस्था। डिप्रेशन का मतलब अवसाद। एक मीनिंग और ले लेते हैं, एक मीनिंग और ले। A state in which an individual का मतलब व्यक्ति विशेष, an individual is very very sad, मतलब बहुत ज्यादा दुखी। एक मिनट, is very very, a state in which an individual is very sad, ओहो साहब बड़ा ही दुखी है, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है, ऐसी एक अवस्था है, और उसका मन कुछ नहीं कर रहा करने का। सही मैं बताऊं आपको, उसका कुछ मन नहीं कर रहा साहब। एंड हैज नो इंटरेस्ट
कोई इंटरेस्ट ना साहब उसको, हैज़ नो इंटरेस्ट इन डूइंग एनीथिंग, मतलब किसी चीज को करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस इंसान की उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, ये विषाद कहते हैं। तो इंटरेस्ट, अच्छा लिखा नहीं अभी, हैज नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग, इन एनीथिंग। तो साहब इससे कुछ तुम्हें समझ में आएगी बात। A state or period of inactivity or inaction or depression, a state in which an individual is very sad and has no interest in anything। यानी कि डोलड्रम में डल आया, डल का मतलब सुस्ती से था, टेंट्रम माने नखरा, नखरा का मतलब नखरे, टेंट्रम्स का मतलब नखरे, फेशियल एक्सप्रेशन। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं अगर वो सुस्त है तो कैसा लगता है, तो उस अवस्था को इंसान की डोलड्रम्स कहा जाता है। एक तरह का नाउन है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट फिजिकली इंटरेक्ट इट। तो ऐसी अवस्था को हम डोलड्रम्स कहते हैं। अब अवस्था बनती कैसे, ऐसे ऐसे मान लीजिए किसी का किसी से, अच्छा पहले सिनोनिम ले लेता हूँ, सिनोनिम ले लूँ पहले, अब इसके सिनोनिम ले लेते हैं पहले, ठीक है, ये हटा देता हूँ अभी फिलहाल, सिनोनिम ले लेते हैं क्योंकि सिनोनिम के भूखे हो गए तुम। पहले तो सारे वो आ जाएंगे, पहले तो इनएक्टिविटी आ जाएगा, या डिप्रेशन आ जाएगा, या मेलैंकली आ जाएगा। ये बहुत सारे वर्ड हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड ले लेते हैं मिलैंकली, दूसरा वर्ड है डिप्रेशन, तीसरा वर्ड है ग्लूम, ग्लूम, नेक्स्ट है स्लंप, नेक्स्ट है इन्वी या बोर्डम, बोर्डम BOREDUM, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टैंड स्टिल, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, ठीक है बच्चों। चलिएगा इसे मिटा लेते हैं, इसे मिटा दूं, चलिए हाइबरनेशन, नेक्स्ट पे आते हैं लो स्पिरिट्स, ऐसा आ गया तो वो उसके समान हो गया। स्ट्यूपर, टोर पर भी एक वर्ड सुना होगा आपने शायद, टोर पर, डी स्पिरिटेडनेस, इससे स्पिरिट से एक वर्ड बना सकते हैं हम, डी स्पिरिटेड, एडजेक्टिव बनाकर, डी स्पिरिटेडनेस। और क्या बनाओगे तुम, अच्छा एक कई सारे वर्ड बन रहे हैं, ये डेस्प से बना दो डेस्पेयर, एक बना दो डिजेक्शन, डिजेक्शन हो गया आपका, स्टैंड स्टिल हो गया, इम्पैस हो गया, इंग्लिश में एक वर्ड है इम्पैस, गतिरोध को बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब हिंदी में इम्पैस। एक शायद डिस्पोंडेंट, तुमने शायद सुना हो डिस्पोंडेंट, तो उससे नाउन बनाना है एब्स्ट्रैक्ट, तो डिस्पेंडेंसी कर लेंगे हम, डिस्पोंडेंसी, डिस्पोंडेंसी। एक वर्ड और ले लेते हैं हम, डाउन हार्टेडनेस, यहां लिख लेते हैं डाउन हार्टेड, अब नेस भी चिपकाना है साथ में, DOWNHEARTED NESS, डाउन हार्टेडनेस।
तो ये आपके वर्ड हो जाते हैं। ग्लूम जानते हो? ग्लूम कहाँ लिखा है? ये रहा ग्लूम। मैं अभी समझाता हूँ, अभी एक एक करके वर्ड को भी समझा देता हूँ ताकि आपको वैसी कोई दिक्कत ना बने, ठीक है। हाइबरनेशन हो गया, डिस्प्रिटेडनेस हो गई, ये सारे वर्ड हो गए आपके, ठीक है बच्चों। अब स्ट्यूपर हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब इसका बस थोड़ा सा एंटोनिम देख लेते हैं कहीं, और एंटोनिम के बाद आप समझ जाना कि इसका बस मीनिंग रह जाता। तो एंटोनिम यहां लिख लीजिएगा, अगर दिख रहा हो, मैं बोल के बता रहा हूं, नहीं दिखे तो। एंटोनिम पहला बनेगा कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन, CONTINUATION, कंटिन्यूएशन। दूसरा बन जाएगा हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, ठीक है बच्चों। अब ये आपके सिनोनिम्स हो गए, है ना, वो आपका एंटोनिम हो गए। वर्ड ये हो गया, कैटेगरी वाइज वर्ड वो है, वर्ड का मीनिंग वो है। एक मैंने लिखवाया था कि एक इंडिविजुअल की ऐसी स्टेट, a state in which an individual is very sad and has no interest in anything। उसे कुछ मजा ही नहीं आ रहा किसी चीज को करने में। एक एग्जांपल ले लेते हैं मजेदार। जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा जब तक हम शब्द को यूज ना करें वो दिमाग पर नहीं चढ़ता, है ना। अगर तुम्हें शब्द याद रखने तो उन्हें जिंदगी में जी के देखो, लाइफ को उस पर कहीं ना कहीं टिका के देखो उस शब्द पे, तो आपको समझ में आएगा कि उस शब्द का एक्चुअल मतलब क्या था। किताबी ज्ञान से आप दूर हो जाओगे और फिर प्रैक्टिकल ज्ञान पे आ जाओगे आप। जैसे कोई चीज़ याद रखनी है तो वहाँ होके आ जाओ। मान लीजिए आपको ताजमहल याद रखना है, ये पता नहीं चल रहा, 4 विकल्प आते हैं, हमेशा ताजमहल का क्वेश्चन गलत हो जाता है। यूँ कहते हैं ताजमहल कहाँ है, और 4 विकल्प दे देता, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, आगरा। अब लखनऊ लगा के आ रहे हैं बार बार, क्योंकि हम घूमे नहीं लखनऊ, हमने देखा नहीं, पहली बार सुना लखनऊ यूपी की राजधानी है, तो लगता हो बड़ी चीज़ तो बड़ी जगह होगी, तो तुक्का लगा के आते हैं, लखनऊ में लग जाता है। लेकिन एक बार क्या करा हमने, हम चले गए आगरा। तो आगरा घूम के आ जाओ, आगरा घूम के आओ, वहाँ रुको, बस से जाओ चाहे ट्रेन से जाओ, ट्रेन पर उतरो, देखते हुए निकलो, फिर जाओ वहाँ पर, आगरा से घूम के आओ, वहाँ कोई रेलवे स्टेशन तुम्हें पुलिस वाला पकड़ लो, थप्पड़ मारे, याद रह जाती है वो चीज़। जब 4 विकल्प आएंगे, आगरा कहाँ है, सॉरी ताजमहल कहाँ है, तो ताजमहल बताने के लिए जैसे ही पहला विकल्प आएगा ना, आगरा, वो एकदम चोट यहाँ थी। तो एक ध्यान रखना कि किसी चीज़ को लाइव हमें होके जाना पड़ता है उस चीज़ से, तो लाइव हो जाओगे उस चीज़ पे तो हमें वो ध्यान रहेगी चीज़। तो एक मीनिंग देख लेते हैं इसका, डोलड्रम्स, ठीक है। डोलड्रम्स का मतलब होता है ऐसा कोई स्थिति आपकी जिसमें आप कुछ करने का मन नहीं कर रहा। मान लीजिएगा SSC का एग्ज़ाम हुआ अभी, स्टेनोग्राफर का। सपोज you have written for SSC stenographer, you have gone there, you know, and you came back, and आपका जो एग्ज़ाम हुआ that was not that much good, you know, उतना सही नहीं था। खुशी बहुत थी आपको कि एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, मैं सारा हिला के आऊँगा इस बार। दे के आए आप एग्ज़ाम, आए घर, आके बैठे, मम्मी ने पूछा, है भैया चमन कैसा रहा तेरा पेपर? मम्मी ठीक रहा। कितने मार्क्स आ जाएंगे इस बार, मतलब कैसा लग रहा, आ जाएंगे? नहीं कुछ पे थोड़ा बहुत आएंगे भी, वैसे नहीं तो। हाँ मम्मी ठीक है, आ जाएंगे, मतलब ठीक है। अच्छा रोटी ले आऊँ? ले आना, अभी थोड़ी देर में खा लूँगा, तो अभी मन सा ना हो रहा। चल बता दी जब खाए तू, ठीक है। तेरे पापा भी आ जाएंगे तो ये साथ ही लगा दूँगी। हाँ तभी लगा दियो आप, मेरा मन ना कर रहा अभी खाने का। पेपर सही ना होगा भैया? ना ठीक हुआ मम्मी। और पापा भी आ गए कुछ देर बाद, फिर मम्मी पूछ, बेटा खा ले। अब पापा भी आ गए तेरे, कह रहे हैं बुला ले चमन को, थोड़ा सा अच्छा लगेगा चमन के साथ खाते हुए, तो बुला ले ना। मम्मी मेरा मन सा ना कर रहा आज। अगला दिन गुजरा, फिर कुछ, बेटा एक काम कर, जाओ पेड़ों को पानी दे दे, ठीक है, और अपनी बुआ के यहाँ हुई है एक बार, उनके वो आ रही है, क्या नाम है,
लगन आ रही है, तो जा एक बार होके आ जा, ठीक है, और 2-4 काम बताएंगी वो कर लिए। ठीक है मम्मी मैं चला जाऊँगा, अभी अभी तो मम्मी थोड़ा मेरा मन ना कर रहा। तेरा मन ना कर रहा? अच्छा चल, तो मैं तेरे भैया को भेज दूँगी, बड़े वाले को। हाँ उन्हें भेज दियो भैया को, ठीक है। अब 3-4 दिन गुजर गए, 5वां दिन गुजर गया। फिर मम्मी ने पूछा भैया लल्ला आज तेरे बूंदी का रायता बना दूँ मैं? बना दो, आप पियोगे तो बना लो, मेरा तो खास इतना मन है नहीं वैसे। अच्छा और बता, तेरे पापा ये पूछ रहे थे रिचार्ज करा दें तेरा फ़ोन, तू वेब सीरीज बहुत देखता हैं? बता ना मम्मी, मैं करवा लूँगा अपने आप, मेरा मेरा मन ना है, मतलब वेब सीरीज मतलब बाद में देखूँगा, मेरा जब मन करेगा। अब चमन की मम्मी इसके पिताजी से बात कर रही बैठे हुए। देखिए लल्ला अपना थोड़ा सा उदास सा है, परेशान सा है, मतलब जिस एनर्जी के साथ पहले लगा रहता था, काम करता था, ये एक्टिविटी तो हाँ चल गए वीरेंद्र चल मोटरसाइकिल से कूद कर जाके था, अब थोड़ा सा सुस्त सा रहता है, मतलब हाँ पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब पेपर इसका ख़राब हो गया क्या। मैंने कही कल अपने उनके बुआ के यहाँ चला जा, और जबकि बुआ का के यहाँ कितना शौकीन है, कितना पढ़ती इसकी वहाँ। हाँ आम का बाग पूरे 5 महीने, 5-6 महीने जब आम ना भी थे तब भी रखाया इसने। हाँ कितना मतलब उन्हीं के घर पड़ा रहता था, कितना एक्टिव था, मोटरसाइकिल का एक काम बताओ तो एकदम करता था। अब थोड़ा सा सुस्त है कई दिन से, ऐसा लग रहा है जैसे डोल ड्रम्स में चल रहा हो आजकल। डोल ड्रम्स में क्या चमन की मम्मी, मतलब ऐसा सा लग रहा है जैसे कि थोड़ा विषाद में है, जैसे इसके दिमाग में विष सा घुल गया हो। हाँ चेहरे पे मतलब एक्सप्रेशन वैसे ही से रहते हैं, उदासी से भर, कुछ करता नहीं, मन नहीं करता। पहले भी मैंने एक बार कही थे लल्ला खाना क्या बना दूँ, मैं बनाऊँगा, मैं खुद ही बना लेता था खाना 3 से 4 दिन। अब बात ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्या बात है, मैं बताऊँ क्या करूँ इसका, तुम बात करके देख लो। अरे मैं ना कर रहा ऐसा बात, तो अरे कर लो, आजकल डोल ड्रम्स में है। डोल ड्रम्स का मतलब उदासी में है, वो परेशान सा है, उसका कुछ गलत हो गया है, उसकी वजह से उसके चेहरे पर जो एक फेशियल एक्सप्रेशन था वो डल है, वो सुस्ती भरा है, वो एक्टिविटी नहीं है। जो आदमी खुश होगा वो एक्टिव होगा ना। अब उदासी, मंदी सी आई है उसके चेहरे पे, जैसे कि मार्केट में मंदी आ जाती है। मान लीजिए कोरोना काल हुआ अब कोरोना काल में गए तुम मिठाई वाले के पास, हाँ और क्या हो रहा है चुन्नी लाल, अजय साहब बढ़िया, और कैसे चल रहा काम? काम सब ऐसे ही चल रहा, काम का क्या चलना है, जब से कोरोना आया है ये, और वो डर है लोगों में कि तब मिठाई खरीद नहीं रहे, तो डर सा लग रहा, तो ढीला है काम। द बिजनेस इज इन डोलड्रम्स, यानी कि बिजनेस जो है वो डोलड्रम्स में है। एक सेंटेंस में लिखूंगा ऐसे, तो लिखूंगा द बिजनेस, वो जो हलवाई है चुन्नी लाल वो कह रहा है इज इन डोलड्रम्स, यानी कि मंदी में है, मार्केट में एक्टिविटी नहीं हो रही, लोग खरीद ही नहीं रहे, सुस्त पड़ा काम, धंधा शांत पड़ा तो यूं कहेंगे धंधा डोलड्रम्स में है। मान लीजिए किसी का तलाक हो गया, तलाक है ना, और तलाक के बाद जो हस्बैंड है वो अपना रूम में पड़ा रहता है, अपना चाय भी नहीं मिल रही बेचारे को, अब चाय क्या मिलेगी, तो शराब वराब अपना पीता रहता है और अपना सुस्त रहता है। मम्मी पूछती है लल्ला तू इतना सुस्त क्यों रहता? बस मम्मी कुछ नहीं, मन सा नहीं लगता, सुस्ती सी रहती है, मतलब मन नहीं करता कुछ करने का। तो तलाक के बाद ये बंदा डोल ड्रम्स में चला गया, जैसे आदमी कोमा में चला जाता, उदासी में चला गया, एक विषाद में चला गया, एक मंदी आ गई इसकी एक्टिविटी में। तो ये वर्ड आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। तो हमने किया क्या, डोल ड्रम्स एक नाउन है, कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इट कैन बी सब्जेक्ट, इट कैन बी अ ऑब्जेक्ट,
एन ऑब्जेक्ट। तो आप ये ध्यान रखना, ये कुछ भी बन सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। हालांकि अपोजिशन में भी जा सकता है, केस इन अपोजिशन, कई तरह की बात होंगी, वो बात अगली बातें हैं। तो ये काम करेगा। कैटेगरीज की नाउन है बच्चों। सिनोनिम्स ये हैं। सिनोनिम्स में देखिएगा जिसकी स्पिरिट लो हो गई हो, स्पिरिट माने जोश, लो हो गया, तो ऐसा वाला हिसाब। स्ट्यूपर का मतलब है स्ट्यूपिड से बना, स्ट्यूपिड। स्ट्यूपिड का मतलब होता है मूर्ख, डल वाला सेंस आ गया। टॉर्पिड का मतलब टॉर्पिड से है, टॉर्पिड का मतलब होता है ठंडे से, तो ठंडे सेंस में आ जाता। डेस्परेट, डिस्परेट का मतलब फिर से भैया डेस्पेयर माने निराशा, डिजेक्शन माने निराशा, इम्पैस, इम्पैस मतलब कोई चीज गुजर नहीं रही, इम माने उल्टा, पैस माने गुजरना, पास माने गुजरना, तो गुजर नहीं रही, तो इसका मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही है। एक्टिविटी मतलब सुस्त पड़ी है, मध्यम पड़ी है। डेस्पोंडेंसी का मतलब हताशा। मेलैंकली का मतलब होता है कि कोई चीज अगर सुस्ती के सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, यानी कि उदासी। मेलैंकली का मतलब उदासी। डिप्रेशन का मतलब प्रेशन, डी नीचे की तरफ प्रेस हो रहा है, तो ऐसे करके अवसाद। ग्लूम माने अंधेरा, तो जो ग्लूम होता है वो अंधेरा यानी कि उदासी का प्रतीक होता है। और स्लंप माने मंदी, जैसे कोई चीज स्लो हो जाए तो स्लंप हो जाती है, उसको मंदी कह देते हैं हम। इससे बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड है, स्लो, स्लोज्ड, स्लोद, स्लो और स्लगिश और स्लैकी, ये बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश में। तो इनुई का मतलब एक तरह की ऊब, बोरियत आ जाती है, बोरियत को बोलते हैं। बोरियत का नीचे भी मीनिंग है बोर्डम। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है खड़े हो जाए, एकदम रुक के, रुका हुआ खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब सुस्त है, यानी कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। हाइबरनेशन आप जानते ही, हाइबरनेट हो जाती है कोई चीज़, एक स्टैग्नेंसी में चली जाती है। अच्छा एक वर्ड रह गया, स्टैग्नेशन, पता नहीं कहीं करा, स्टैग्नेशन और लिख लेना बच्चों। स्टैग्नेशन, STAGNAT, स्टैग्नेशन स्टे से आया, स्टे माने रुकना, स्टॉप माने रुकने से है, ये वर्ड। डाउन हार्टेडनेस का मतलब हार्ट डाउन है, मतलब बेचारा उदास है। तो ये वर्ड आपके हुए बच्चों, इन वर्ड्स को करते रहिएगा। वर्ड, कैटेगरी, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन है, डोल ड्रम्स, मीनिंग वो जो लिखवाए थे वो भी मीनिंग थे, ये सिनोनिम हो गए, वो एंटोनिम है। कोई चीज चलने लगे, कॉन्टिन्यू हो जाए तो कॉन्टिन्यूएशन में चले। तो दीज आर द सिनोनिम्स, दोज आर द एंटोनिम्स, दैट वाज द मीनिंग आई मीन, एंड the category that I have mentioned here, and the spelling you know and you can see well, and the synonyms have a root in itself. The synonym has the root in itself. Suppose this is a spirit, तो SPIRIT, जोश को बोलते हैं, टॉर पर बता दिया, स्टूपिड पर, तो these are the synonyms है ना। सो ये वर्ड्स आपके हुए, पेपर में मिले कोई भी तो करके आना, आते रहता है वर्ड ये। हाँ एक वर्ड इससे बना, डोल डमजे, डोलफुल, तो ये पेपर में आता है। तो डोल का मतलब उदासी से था, फुल माने भरा, तो इसकी हिंदी हो जाती है बच्चों, डोलफुल का मतलब होता है दुखी, दुखी को हम डोलफुल कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डोल ड्रम्स और डोलफुल ये पेपर में बहुत आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट, अच्छा सुनो पहले एक बार, स्टेनोग्राफर आ रहा आपका, अगर किसी को ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। और अपनी कोचिंग में बैच बनने वाला है 28 तारीख और 29 तारीख में 2 बैच बनेंगे। एक बनेगा वोकैब प्रैक्टिस बैच और एक बनेगा PQRS बैच, यानी क्लोज टेस्ट और PQRS बैच। तो कोचिंग इन सारी डिटेल्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं कि कब इनकी टाइमिंग है या क्या, कब टाइमिंग, जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं। तो प्लीज़ करते रहिएगा और खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।